जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिपाठी द रियल टॉक। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था बांग्लादेश के बारे में, तो आज हम बैठे हैं उसी के ऊपर डिस्कस करने हैं। दोस्तों, जो मैंने रिसर्च की है उस रिसर्च में काफी सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं और जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता चलेगा, इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि भाई जियो पॉलिटिक्स में कितनी उठापटक चल रही है और कितने सारे लफड़े और कितने सारे खतरे हमारे लिए भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। हो गया और शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, अब आप समझो कि ये जो तख्ता पलट हुआ है इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अभी तक जो मेन कारण निकल के आ रहा था वो ये था, कोटा सिस्टम। कि भाई जब बांग्लादेश बना 71 में, जब बांग्लादेश बना तो उन्होंने बोला कि भाई जिन्होंने भी मुक्ति वाहिनी को ज्वाइन करा था और जिन लोगों ने भी बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति वाहिनी पे अपने जो मेहनत की है, जो बांग्लादेश की फ्रीडम में और बांग्लादेश को बनाने में जो अपना योगदान दिया है, तो उन लोगों को, उनके परिवार वालों को 30% का कोटा अलॉट कर दिया जाए। ठीक है जी, ये 30% कोटा हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ कोटा वुमेन्स को भी दिया, कुछ कोटा वहां जैसे इंडिया में होता है ना शेड्यूल कास्ट और ये वो, उन लोग को भी दिया। तो टोटल 56% ऑफ कोटा वहां पे अलॉटेड है। आप मान के चलिए कि अगर किसी एग्जाम में कोई बंदा अपियर हो रहा है, कोई वहां का जनरल कास्ट का बंदा अपियर हो रहा है, तो उसकी तो स्टार्टिंग ही होगी आई थिंक 44 से। ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 44 बिकॉज 56 तो ऑलरेडी कोटा में है। अच्छा, इसके ऊपर क्या था, अब वहां पे क्या हुआ है ना, बांग्लादेश में देखो, आप समझो बांग्लादेश में जनता बहुत ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, लैंड कम पड़ गया है। ठीक है, बांग्लादेश में जनता बहुत ज्यादा हो गई है, तो यार देखो, हर आदमी होता है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर चाहता है। ठीक है, और जब वहाँ जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स कम है, और वो कम जॉब्स में भी 56% तो उनके यहाँ का जो आरक्षण है, कोटा सिस्टम है, वो है। इस कोटा सिस्टम को लेकर कई बार हटाने की मांगे हुई, कई बार ये छोटे छोटे विद्रोह हुए, कई कई बार प्रदर्शन हुए कि भाई इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो कुछ साल पहले वहाँ के इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, जो अपना हाई कोर्ट होता है, उसने बोला था कि ठीक है, हम इसको ये जो कोटा सिस्टम है इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, और इन्होंने भी आके बोल दिया, क्या कहते हैं, शेख हसीना ने भी अपने एक इंटरव्यू में और एक डिक्लेरेशन दे दी थी कि ठीक है, हम कोटा सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने डिक्लेरेशन दे दी कि हम कोटा सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। जब देखो, बेसिकली वहां पे दो लोग हैं। एक विंग ऐसा है स्टूडेंट का जो कोटा सिस्टम को सपोर्ट करता है, और एक विंग ऐसा है जो कोटा सिस्टम को अपोज करता है। तो जो सिस्टम कोटा सिस्टम को सपोर्ट करता था, जब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हम कोटा सिस्टम को खत्म करेंगे, तो वो लोग विद्रोह करने लगे और वो मामला लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। काफी सारी हियरिंग्स के बाद और काफी सारी चीजें सुनने के बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि भाई जो कोटा सिस्टम है वो सही है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इससे क्या हुआ, वो लोग बहुत ज्यादा अपोज, वहां पे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा अपोज किया। पहले वो लोग अपना जो ये था इसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। कहीं बैठ गए, कहीं धरना दे दिया, मतलब कोई कोई जनहानि नहीं थी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करता था, कोई ऐसी तोड़ फोड़ नहीं थी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। ये समझे आप, जो मेन वहां का मुद्दा था। ठीक है जी, जिसकी वहां से ये सारा अनरेस्ट वहां फैला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि इसकी असल वजह क्या है। दोस्तों, इसमें इन्वॉल्वमेंट है आईएसआई का और देशों का बहादुर, नाटो बहादुर अमेरिका। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड लू बांग्लादेश गया हुआ था और इसने शेख हसीना से बोला था कि भाई मुझे आप एक थोड़ा सा लैंड दे दो जहां पे मैं क्रिश्चियंस को लाके बसाऊं। मैं थोड़ा सा लैंड आपसे लूंगा, थोड़ा सा लैंड म्यांमार से लूंगा।
यहाँ पे अमेरिका का दिमाग क्या था कि देखो म्यांमार से तो हम उनको ऊपर नजर रख ही सकते हैं, बांग्लादेश में अगर हम सेटल डाउन हो जाते हैं तो बांग्लादेश से जो चाइना इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे, चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो म्यांमार में या जो नेपाल में हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे, और साथ में चाइना पर भी नजर रख लेंगे। ये लोग भारत के पास भी आए थे अप्रोच करने, इन्होंने बहुत पहले करी थी, बट भारत ने इनको दो टूक मना कर दिया था कि भाई वी हम आपको अपनी लैंड तो नहीं देंगे चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए। अब ये बांग्लादेश गए और इन्होंने शेख हसीना को बोला कि भाई आप ऐसा कर दो, हमारे को थोड़ी सी लैंड अलॉट कर दो, बट शेख हसीना ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते। इसके बाद अमेरिका ने अपना गंदा काम शुरू कर दिया, इसने कॉन्टेक्ट, पाकिस्तान तो इसका पालतू कुत्ता है, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये सब पालतू कुत्ते अमेरिका के, वहां से डॉलर्स आते हैं। तो अमेरिका बहादुर ने कुछ थोड़े डॉलर फेंके, कुछ हड्डियां फेंकी, और आईएसआई को बोला कि हाँ भाई, उसने बोला जी हजूर, इधर आ, जी जनाब, तू जा और वहां पे अनरेस्ट कर। उस आईएसआई ने यहाँ पे जो रेडिकल मुस्लिम थे, रेडिकलाइज माइंड के जो मुस्लिम मुस्लिम थे, इनको उसने कंट्रोल किया, और जो वहाँ का एक एंटी एंटी जो प्रो पाकिस्तानी ग्रुप है, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया, उसको स्टूडेंट्स में उतारा, और वहां पे जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा था उसको उन्होंने वायलेंट कर दिया, और अब वो इतना ज्यादा वायलेंट हुआ कि बांग्लादेश में अनरेस्ट फैल गया। अच्छा, बांग्लादेश में अनरेस्ट फैला, और ये खबर आई थी कि शेख हसीना जी के पास सिर्फ 45 मिनट्स थे, और शेख हसीना जी को ये इन्फॉर्मेशन आई थी मिलिट्री से। अच्छा, इनकी मिलिट्री भी तीन लोगों में बटी है यार, एक मिलिट्री इनकी वो है जो प्रो इंडिया है, एक मिलिट्री इनकी, एक ग्रुप मिलिट्री का वो है जो प्रो पाकिस्तान है, अच्छा, और एक मिलिट्री ग्रुप ऐसा है जो प्रो चाइना। अब अमेरिका ने क्या कहा, प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना को मिलाकर बना दिया प्रो अमेरिका, ये सब हुआ है वहां पे। तो मुद्दे की बात यह है कि शेख हसीना के पास से सिर्फ 45 मिनट्स, कि 45 मिनट्स में आप अपना शॉपर पकड़ो और निकलो यहाँ से, नहीं तो जो जनता है ना ये अटैक करने वाली है आपके इस महल पे। और हुआ वही। अब आप इसमें थोड़ा समझो कि ये जो इंटेलिजेंस का जो इनपुट था ये शेख हसीना जी के पास कहां से पहुंचा, और शेख हसीना का जो चॉपर बांग्लादेश के ढाका से उड़ा वो लैंड हुआ अगरतला में, इंडिया में। ठीक है जी, और अगरतला में लैंड, ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं यार, आधा घंटा 1 घंटा के डिफरेंस पे इंफॉर्मेशन वहां गई ढाका में, और शेख हसीना को ये इन्फॉर्मेशन मिली, शेख हसीना तुरंत अपने चौपर में बैठी, वहां से उड़ी, और जैसे ही उन्होंने इंडियन एयर उसमें एयर स्पेस में एंटर करा, एयर इंडिया के 2 राफेल तुरंत उनकी सिक्योरिटी में पहुंचे और उनको लेके पहले अगरतला में लैंड कराया। अगरतला में उनके लिए एक प्लेन ऑलरेडी तैयार था, जिसको पकड़कर वो सीधे पहुंची हिंडन एयरबेस, हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में है, वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां पर अवेलेबल थे हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी से शेख हसीना जी की मुलाकात हुई है, और उसके साथ साथ इनकी कई लोगों से मुलाकात हुई है शेख हसीना की। ठीक है जी, अब ये जो मुलाकातें हैं, ये जो सारे डेवलपमेंट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी बात करो ना दोस्तों उतनी कम है। ठीक है, तो इसको मैं कैप्चर करूंगा मेरे नेक्स्ट पार्ट में। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और इसके बाद कनेक्ट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को देखते हुए, दोनों वीडियोस को कनेक्ट करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।